हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने शुरू करने जा रहे हैं बीए एमजीएसयू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और सिर्फ ये बीए एमजीएसयू में ही काम नहीं आएंगे, बाकी यूनिवर्सिटी में जहाँ भी ये सिलेबस आप देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये टॉपिक आपको मिले, वहाँ यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो और ये काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेजर इश्यूज़, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते टाइम बड़े जो इश्यूज़ थे वो कौन से आए थे, जिनको हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को फेस करने थे, जिनको निपटना था, जिनसे निपटना था और किस तरह से उनसे काम किया गया फिर हमारा, है ना। तो वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पता लिखा गया, तो हमें भी इस बात को, तो सभी को आपको पता ही होगा कि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करके फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो कौन से बड़े इश्यूज जो हमारे सामने आए थे, जिनसे डील करना पड़ा था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को। वो सबसे बड़ा इशू जिनमें आता है, तो वो पहला आता है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। क्योंकि आपको पता है जब यहाँ से ब्रिटिश का रूल खत्म हुआ था तो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको यूनाइट करना, एक करना, इंटीग्रेट करना हमारी सबसे बड़ा चैलेंज था। आपको पता है जब ब्रिटिशर्स गए थे, उन्होंने ये कहा था, जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एक तरह से छूट दे के गए थे कि आप चाहो तो इंडिया में मिलो, चाहो तो इंडिपेंडेंट एक सेपरेट कंट्री भी आप बना सकते हो, और चाहो तो आप पाकिस्तान में मर्ज हो जाओ, आपको जो ठीक लगे वो करो। अब इस तरह से जो कह के गए, तो उनमें से कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने इंडिया में मिलने से मना करा। या तो वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, या एक ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंट एक अपनी कंट्री बनाना चाह रहे थे, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाह रहे थे। इस तरह से उनकी डिमांड थी। तो उनसे 565 प्रिंसली स्टेट को मिलाना सबसे बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज था। तो उनको सबसे बड़ा जो इंटीग्रेट करा गया, ये सबसे बड़ा एक काम था। और इसके लिए जो काम करा गया, इस चैलेंज को निपटने का जो काम करा गया, उसमें आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का नाम आता है, जिन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक पावर से, अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेशर से इस तरह का प्रेशर बनाया, इस तरह से डील करा उन सबसे कि उनको इंडिया के अंदर यूनाइट करा। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारी जो टेरिटोरियल यूनिटी है वो बन के रही इंडिया की। ये हमारा सबसे बड़ा उस टाइम का चैलेंज था। अब कईयों के मन में ये आएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने क्या चैलेंज था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने क्या चैलेंज था। तो आपको पता है जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी हुई थी, उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो वो चैलेंज भी हमारे सामने आ गया था। तो ये चैलेंज आ गया था कि सबसे पहले तो कि हमारे जो मेंबर है वो किस तरह से इंडिया को यूनाइट करके रखे, ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से बना भी पाए और हमारे देश को टूटने भी ना दिया जाए। तो ये एक चैलेंज था। और इनमें भी सबसे मेन जो चैलेंज था वो कौन से प्रिंसली स्टेट्स का था, जिन्होंने कहीं ना कहीं डिनाई करा था जम्मू कश्मीर, जिसको आपको पता है अलग से स्पेशल स्टेट का दर्जा भी दिया गया था, जिसे हटाया गया 2019 में। इसके अलावा स्टेट थे मणिपुर था, जूनागढ़ था और हैदराबाद, जो उस टाइम का सबसे रिचेस्ट बंदा था रूल करने वाला ना। तो इनको लेके चैलेंज था। इसके अलावा पार्टीशन एंड कम्युनल वायलेंस भी हमारे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि जैसे ही पार्टीशन हुआ 1947 में, तो आपको पता है मुस्लिम रिलीजन ने पाकिस्तान बनाया था। तो यहाँ पे जैसे ही वो अलग हो गए, तो उस टाइम में आपको पता है बहुत बड़ा कम्युनल रिवॉल्ट्स हुए थे। उसमें लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे और अप्रोक्सीमेट 80 लाख पीपल माइग्रेट हुए थे। तो मिलियंस ऑफ पीपल उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुए। तो एक तरह से वो घटना होने के बाद, वो इवेंट होने के बाद कहीं ना कहीं रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में डिसट्रस्ट क्रिएट हो गया, खासतौर से जो माइनॉरिटीज़ की कम्युनिटीज़ यहाँ पे रह गई थी उनके बीच में। तो उनका सोल्यूशन क्या दिया गया, देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने क्या सोल्यूशन दिया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए सभी को, चाहे वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, चाहे मेजोरिटी से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी कास्ट या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो। साथ ही साथ में राइट टू इक्वालिटी दिया गया, जो कि आपको पता है आर्टिकल 14 में दिया गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट हमारे यहाँ पे दिया गया कि कोई भी बंदा किसी भी धर्म को अपना सकता है, सेलिब्रेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जो माइनॉरिटीज थे उनको प्रोटेक्शन दिया गया। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही थी, उसको डील किया गया इस तरह से। सेकंड जो हमारे सामने अगर नया इशू देखे, तो चॉइस ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, हमारे पास ये भी एक नया इशू था कि हम किस तरह से गवर्नमेंट ले, डेमोक्रेसी वाली। हमारे सामने दो ऑप्शन थे, प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों में से चैलेंज था कि इंडिया कौन सा ऑप्ट करे। तो इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑप्ट करा, क्योंकि हमारे ऊपर यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था। तो ब्रिटिशर्स के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा था, तो उनसे हम कुछ हद तक वाकिफ थे, तो हमने इसको अपनाया।
और साथ ही साथ में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाएंगे तो एग्जीक्यूटिव होगा वो अकाउंटेबल होगा लेजिस्लेचर के लिए, यानी कि हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर के पास कुछ हद तक ज़्यादा पावर होगी, जो पॉलिसी अप्लाई करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, उसको जवाब देना होगा किसको, लेजिस्लेचर को। तो इस तरह का रूल हमने अपनाया, तो एक इशू को हमने इस तरह से डील करा। फिर हमारे पास ये था कि हम फेडरेशन किस तरह से बनाए, नेचर ऑफ फेडरेशन, कि क्या हम सेंटर को स्ट्रॉन्ग करें या क्या हम सिर्फ सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाए। तो इसके तो खैर लगभग सारे ही नेता थे, सारे जो लीडर थे वो इसके फेवर में थे ही नहीं कि हम एक तो बनाएंगे नहीं गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं बनाएंगे। हम बनाएंगे तो ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें स्टेट को भी राइट दिए जाएंगे, लेकिन क्या सभी स्टेट्स को इक्वल राइट दिया जाए जैसे यूएसए में दिया जाएगा, तो इसके फेवर में नहीं थे। हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर थे वो इसके फेवर में नहीं थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं थे, कई और लीडर भी फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मुस्लिम जो थे वो एक अलग से अपना नेशन बना चुके हैं लगभग, है ना, पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री बन चुका है। तो उसके बावजूद अगर आपने ऐसा स्टेप लिया कि सभी स्टेट को इक्वल पावर दे दी और सेंटर को उसके समान ही पावर दे दी, तो कल को कोई भी स्टेट जिसको लगता है कि वो पॉवर्टी में रह रहा है, जिसको लगता है कि उसकी प्रॉपर अभी तुरंत जैसा वो चाह रहा है वैसा उसकी एस्पिरेशन को पूरा नहीं किया जा रहा, तो वो हो सकता है वो सेपरेट हो जाए। तो कहीं हमारा देश टूट ना जाए, इसलिए हमने सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा, लेकिन स्टेट को भी अलग से अपनी उनकी इंडिपेंडेंट पावर को दिया गया, जिसको कहते हैं क्वासी फेडरलिज्म, जो हमने अपनाया। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सभी स्टेट को अपनी एक पावर दी जा रही है, तो उनके प्रति क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, उनको एक ऑटोनोमस मिलेगा, वो अपने स्टेट को प्रोग्रेस करने के लिए कैसे भी काम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं यूनिटी भी रहेगी। और कल को कोई चैलेंज आए तो सेंटर के पास थोड़ी सी पावर ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो बैलेंस कर पाए, कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इशू ये भी था कि लैंग्वेज के साथ कैसा ट्रीट करा जाए। तो देखो, वैसे तो प्रयास ये करा गया था कि आपने यहाँ पे डाइवर्सिटी है बहुत सारी लैंग्वेज का, कुछ लीडर ने ये प्रयास करा था कि हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए, हमारे देश की जो मातृभाषा वो ऑफिशियल को, हिंदी को परमानेंट अपनी कर दें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है उस टाइम में भी जैसे कुछ एक साउथ इंडिया से जो लीडर बिलोंग करते थे, तो उन्होंने मना करा इस चीज़ को कि भाई ये तो थोपना हो गया, क्योंकि बहुत सारे साउथ इंडिया के ऐसे स्टेट्स है जिनको हिंदी नहीं आती। तो इसीलिए फिर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ना कि हमारे देश की लैंग्वेज बनाया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि उसको इंपॉर्टेंट एक ऑफिस के अंदर दर्जा दिया जाएगा। जैसे इंग्लिश को भी कंटिन्यूटी में कहा गया था कि कुछ साल तक इंग्लिश को भी अपने ऑफिशियल बनाएंगे, लेकिन आज भी इंग्लिश चल रही है, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। इसके अलावा आपको पता है धीरे धीरे जो शेड्यूल 8 थी उसके अंदर लैंग्वेज को एक शेड्यूल लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज को राइट जो दिया गया, एक लैंग्वेज की जो मान्यता दी गई है, वो हमारे देते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ कि भाई ये लैंग्वेज को एक मान्यता मिले, ताकि उस पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो मेन जो काम है वो कंडक्ट करवाया जा सके उस लैंग्वेज में, और उस लैंग्वेज को एक पहचान मिले। तो ऐसे हमारे आज के टाइम में आपको पता है 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, तो वो भी हमारे रखा गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमीशन ने स्टेट बनाए, और उसके बाद से भी जो स्टेट बने वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के बिहाफ पे बने, यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया में जिस भाषा को बोलने वाले ज़्यादा है उनके बिहाफ पे लैंग्वेज स्टेट बनाए गए। तो इससे क्या हुआ कि हर एक लैंग्वेज को ऐसा लगा कि भाई हमारी बात सुनी गई है, हमारी बात रखी गई है, तो उनमें जो डिस्ट्रस्ट की फीलिंग जो आ रही थी वो कहीं ना कहीं कम हुई, और इससे क्या हुई, यूनिटी हुई। तो इससे इंपैक्ट ये पड़ा कि जो शुरुआत के अंदर अगर लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट नहीं बनाते, या कुछ एक स्टेट ही बनाते, बाकियों को नहीं बनाते लैंग्वेज के बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे। उन कॉन्फ्लिक्ट को हमने अवॉइड करा। नेक्स्ट बात करते हैं माइनॉरिटी राइट और सेकुलरिज्म। ये बहुत बड़ा मैं कहता हूँ प्रयास करा था, बहुत बड़ा, कि हमारे यहाँ पे ये प्रयास किया गया कि भाई सिंपल सी बात है, माइनॉरिटी वालों को डर लग रहा था, और खास तौर से जो बैकवर्ड सेक्शंस है उनको भी डर लग रहा था। तो उनके लिए क्या प्रयास किया गया कि हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया कि किसी भी रिलीजन का इंसान हो उसको राइट इक्वल मिलेगा, लैंग्वेज का राइट दिया गया, कल्चरल माइनॉरिटीज़ का राइट दिया गया, जैसे फंडामेंटल राइट हमारे हैं। इसके अलावा आर्टिकल 29 और 30 के अंदर कल्चरल एजुकेशन राइट को भी हमारे देश में जोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात, हमारा कोई भी स्टेट रिलीजन, यानी कि हमारे देश का कोई भी एक धर्म नहीं है ऑफिशियल, हमने सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करा, यानी कि सभी धर्मों को हम इक्वल मानेंगे। तो इससे क्या हुआ, इंडिया का एक सेकुलर कैरेक्टर बना, कोई भी धर्म अपने आप को सुपीरियर ना समझे और कोई भी धर्म अपने आप को इन्फीरियर ना समझे। ये एक हेल्प मिली जिससे देश की शुरुआत में होने वाले बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को अपनों ने टाला। हालांकि देश में कॉन्फ्लिक्ट तो होते रहेंगे धर्म के नाम पे, लेकिन एक मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा जो धर्म होता है जिसके बेसिस पे बहुत बड़े जो दंगे होते हैं कि हमारा ही धर्म रहेगा, कोई दूसरे धर्म के लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, इस तरह का अभी तक जो है कुछ कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अभी तक हमने इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को, दंगों को टाल के रखा है।
सोशल जस्टिस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी हमने ध्यान दिया कि ये हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज था, बड़ा इशू था कि भाई हमारे यहाँ पे हिस्ट्री में ऐसा चलता आ रहा था पुराने टाइम में कि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था या धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको हटाया जाए। तो इसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने आर्टिकल 17 में क्या डाला, एक आर्टिकल डाला जिसमें कह दिया कि अबोलिशन कर रहे हैं हम अनटचेबिलिटी को, यानी कि आज से कोई भी छुआछूत भेदभाव नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि भी ये छोटी कास्ट का, ये बड़ी कास्ट का है, ये छोटी कास्ट का ये मंदिर में नहीं आ सकता, कुएं में पानी नहीं निकाल सकता, यहाँ नहीं जा सकता, स्कूल में एजुकेशन नहीं ले सकता, ये सबको बंद कर दिया गया। और आर्टिकल 14 दिया गया जो आपको पता ही है कि लॉ के सामने सभी को इक्वल ट्रीट करा जाएगा। और इवन जो माइनॉरिटीज़ के जो लोग थे या जो बैकवर्ड सेक्शन के थे उनको रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशन और जॉब के फील्ड में, जिनको अपने SC ST बोलते हैं, और बाद में OBCs को भी दिया गया था लेट जाके ना। तो इस तरह के राइट मिले जिससे क्या हुआ, एक लीगल फाउंडेशन बनी हमारी कंट्री में सोशल जस्टिस की। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक और सोशल गोल की। तो ये भी हमारे सामने एक चैलेंज था कि चैलेंज ये था कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी है, लेक ऑफ डेवलपमेंट है। तो सॉल्यूशन ये रखा गया कि हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लेके आएगा। डायरेक्टिव वो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो एक गवर्नमेंट को गाइड करने का काम करते हैं कि वो वेलफेयर स्टेट कैसे बनाए, देश के वेलफेयर के लिए किस तरह से काम करे। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम थी, वो सोल्व आउट होती है। इसके बाद फंडामेंटल राइट वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे कि भाई फंडामेंटल राइट है, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कैसे डील करा जाए। तो फंडामेंटल राइट को तो ऐसा कहा गया कि फंडामेंटल राइट है वो तो जस्टिएबल है, यानी कि अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट हमारे वायलेट होते हैं, हमारे आज के टाइम में 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 थे, आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया बाद में। तो ये 6 फंडामेंटल राइट है, ये जस्टिएबल है, यानी कि किसी का भी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। और लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए दिशा निर्देश देते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको नॉन जस्टिएबल कहा गया। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में क्या किया गया, तालमेल किया गया। सिटीजनशिप और नेशनल आइडेंटिटी के लिए क्या किया गया, तो हमारे देश में आपको पता है पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डाला गया कि एक डिटेल मतलब बताया गया है पूरा अच्छे से कि एक इंसान हमारे देश का सिटीजन कैसे बन सकता है और कैसे उसको आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये भी एक प्रॉपर तरीके से पहचान मिल गई, इसका इशू भी सोल्व कर दिया कि कौन सिटीजन कहलाएगा कौन नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से हमने शुरुआत की जो प्रॉब्लम्स थी उनसे डील करा। क्वेश्चन नंबर 2 है जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंड एंड अप्रोचेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी इंडिया की, उसके क्या अप्रोचेज, क्या ट्रेंड्स थे, यानी कि उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो किन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया होगा, किन फिलोसफी को अपना के बनाया होगा और किस तरह से उन्होंने काम किया होगा। तो वो अपनी बात करते हैं, उन्हीं को अपने ट्रेंड्स और अप्रोचेज बोलते हैं। तो सबसे पहले आती है डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच, यानी कि सबसे पहली तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो एक डेमोक्रेटिक नेचर की थी, पार्टिसिपेटरी नेचर की थी, यानी कि उसमें हर एक सेक्शन के, हर एक कम्युनिटी के लोग आए हुए थे। हालांकि कांग्रेस से ज़्यादा थे मेंबर, लेकिन वो कांग्रेस जो थी वो आपको पता है एक डिफरेंट फैक्शंस का ग्रुप थी, वहाँ पे हर तरह के लोग थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, माइनॉरिटीज भी थे, अपर क्लास भी थे, तो सभी लोग आए थे कहीं ना कहीं। और जो इनको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बंदों को लिया गया वो भी एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल असेंबलीज का, फिर उनको लिया गया था। और इन्होंने जो काम करा, जो भी मतलब जो भी पॉलिसी बनाई, जो भी प्रोविजन डाला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर अच्छे टाइम तक डिबेट हुआ, डिस्कशन करा गया। और आपको ये बात भी पता होगी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को 22 कमेटीज थी उनकी, हर एक कमेटीज को अपना एक काम दिया गया कि वो काम वो करेगी, फिर उनके ऊपर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा। तो इस तरह से काम किया गया। और इवन आपको पता है 165 उनकी दिनों तक मीटिंग चली, जो कि 11 सेशंस थे, उनके ऊपर एक तरह से डेलिबरेटली हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन करके हमारे कंट्री में लागू करा गया। और ड्राफ्टिंग कमेटी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी आपको पता है, जिसको हेड करा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इस तरह से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसकी सबसे पहली अप्रोच तो देखो कि यहाँ पे पार्टिसिपेटरी अप्रोच रही थी, डेमोक्रेटिक सोच की अप्रोच रही थी। और आपको पता है, ये भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो इतने दिन बनाने में लगे, जिसमें अपने लगभग 64 लाख के आसपास खर्चा आया, 60 कंट्री के आसपास की कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा। तो किस तरह की अप्रोच रही होगी ये आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो। कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, और यह भी प्रयास रहा था हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का कि हमें सोशल जस्टिस हर इंसान को देना है, इक्वालिटी हर इंसान को देनी है। इसीलिए आर्टिकल 17 को लाया गया, जिसमें अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया। इसीलिए जो पॉवर्टी या बैकवर्ड जो क्लास से बिलोंग करते थे SC ST, इनको रिजर्व करा गया इनकी सीट को जॉब और एजुकेशन के फील्ड में।
तो ये प्रयास था हमारा। सेकुलर और इंक्लूसिव आउटलुक था, यानी कि हमारा ये प्रयास था कि कोई भी धर्म जो मेजोरिटी वाले हैं वो माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेंस ना करे, हम किसी भी धर्म को सुपीरियर या किसी को इन्फीरियर ना माने, ये प्रयास करा गया। और इसीलिए हमने माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कल्चर और एजुकेशनल राइट देने के लिए आर्टिकल 29 और 30 को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इस तरह से एक प्रॉपर मैं कह सकता हूं कि ऐसा प्रयास करा गया जिसमें कोई भी जो मेजोरिटी सेक्शन है वो डोमिनेट ना करे माइनॉरिटी पे, इस तरह का प्रयास करा गया। स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया। स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों बनाया गया, ये मैंने ऊपर के क्वेश्चन में भी आपको बता दिया था कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी था उस टाइम में। हमने क्वासी फेडरल अडॉप्ट करा, जो कि कनाडा का फीचर है एक, वो हमने लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा जरूरी था उस टाइम में कि भाई अगर स्टेट को इक्वल पावर दे दी सेंटर को, तो कल को हो सकता है पॉवर्टी है, करप्शन हो सकता है, उसके बेसिस पे कोई स्टेट डिमांड कर सकता है एक अलग होने की, और अलग हो गया तो हमारा देश टूट जाएगा। तो यूनाइट करना सबसे बड़ा चैलेंज था, जिससे निपटने के लिए सेंटर को पावर ज्यादा दी गई, लेकिन स्टेट अपने हित के लिए काम कर सकता है, अपने वेलफेयर के लिए काम करवा सकता है, उसको एक स्पेशल पावर दी गई, ऐसा काम करवाया गया। और हमने आपको पता है एडॉप्शन ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि हमने दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से वही चीजें बोरो करी जो बेस्ट थी, जो उस टाइम के लिए भी सुटेबल थी और आज के टाइम के लिए भी इवन सुटेबल है, वो हमने बोरो करी। जैसे हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, रूल ऑफ लॉ लिया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया कि कल को लेजिस्लेटिव को ऐसा लॉ बना दे जिसे एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट कर दे, जो किसी भी लोगों के जो फंडामेंटल राइट है उनको वायलेट करे या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए प्रोविजन को वायलेट करे, तो उनके ऊपर उनको चेंज करने का राइट है किसको, जुडिशरी को, ये राइट दिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर जिसको क्वासी फेडरेशन बोलते हैं वो हमने लिया। तो इस तरह का हमने काम करा ना। तो ये डिफरेंट पॉलिसीज को हमने लिया, डिफरेंट उन चीजों को लिया जो हमारे लिए बेस्ट सुटेबल थी। एवोल्यूशनरी एंड बैलेंस्ड अप्रोच, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, हमने इस तरह का बनाया जो एवोल्यूशनरी अप्रोच था। ये इवोल्यूशनरी जो अप्रोच है, जिसको बोलते हैं इवोल्व होना, ये आपने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ी बात है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि किसी कमेटी ने एक साथ बना दिया हो। उनका ऐसा है कि टाइम टू टाइम इवॉल्व होता है, जैसे जैसे वहाँ पे इवेंट्स आते हैं, जैसे जैसे हिस्ट्री होती है, जैसे जैसे वहाँ की घटनाएं होती है, उनके अकॉर्डिंग वो इवॉल्व होता है। तो कुछ हद तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो फीचर है कि हम टाइम टू टाइम आसानी से उनमें चेंज भी कर पाए। और कुछ ये भी था कि एक बैलेंस्ड अप्रोच से हमने बनाया कि हमने जो बनाया वो प्रॉपर, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें प्रॉपर लॉज को रखा गया, ये ध्यान दिया गया कि हमें किन चीज़ों से कैसे चेंज करना है। यानी कि हमने रिजेक्ट करा कि कोई भी हमारे देश में रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि वॉर वगैरह करके, कोई क्लास वॉर करके चेंज नहीं आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा चेंज आना चाहिए जो धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व हो, वो तो होना जरूरी है सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के साथ, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग, तो वो हमने डाला है। ह्यूमन राइट और लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हमने ध्यान दिया, वो आपको पता है ऊपर वाले क्वेश्चन में अपने सेम बातें डाली हुई है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी को रखा गया और हर किसी को वोटिंग राइट दिया गया, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया। सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ पे रखा गया कि तीनों जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी है, वो एक दूसरे की पावर को कहीं ना कहीं चेक कर सके और अपना काम खुद कर सके। हालांकि ये प्रॉपर तरीके से देखने को नहीं मिलता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में ऐसा प्रॉपर ढंग से नहीं देखने को मिलता है, ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखने को मिलता है। लेकिन ठीक है, कुछ हद तक हमने ये दिया। और बाकी ह्यूमन राइट के लिए तो आपको पता है फंडामेंटल राइट हमें दिए गए। और आगे बात करते हैं अकोमोडेटिव अप्रोच की। तो अकोमोडेटिव अप्रोच का मतलब हमने डाइवर्सिटीज थी उनको किस तरह से हैंडल करा, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। इसके अलावा लिंग्विस्टिक के पर्पज से हमने स्टेट बनाए सभी को। और हमने एक आइडियोलॉजी थी ना, वो भी ना तो कैपिटलिज्म को हमने अडॉप्ट करा, ना सोशलिज्म को हमने अडॉप्ट करा, हमने सभी आइडियोलॉजी को मिक्स करके अडॉप्ट करा, जिसको अपने ऐसे बोल सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमारी थी, यानी कि सोशलिज्म के कुछ गुण लिए, कुछ कैपिटलिज्म के लिए, कुछ गांधीयन थॉट लिए, कि जैसे हमारे ग्रास रूट टाइप की डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारे पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हमें काम करना चाहिए, है ना, हर किसी को राइट मिलना चाहिए। ऐसी सब चीज़ों को हमने मिला के लिया। और आज के टाइम में हम मॉडर्नाइजेशन को भी अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमने अच्छे से इंक्लूड करा था। हमारी जो विजनरी थी वो कहीं ना कहीं ऐसी थी, कॉन्स्टिट्यूट जो मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, उनकी ये थी कि लॉन्ग पर्सपेक्टिव उनका था। यानी कि ऐसा था कि इस तरह से हमारी असेंबली को बनाया जाए, इस तरह से जो असेंबली हो वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए काम ना आए, हमेशा के लिए काम आए। तो फ्यूचर ओरिएंटेड फ्रेमवर्क था, इस तरह से हमने काम करा था। तो आई होप 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।